आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्ताव के बारे में। सबसे पहले प्रस्ताव दिया गया प्राथमिक शिक्षा केंद्र को लेकर के कि प्राथमिक जो शिक्षा केंद्र है, जो प्राथमिक विद्यालय है, गाँव में ऐसी जगह पर स्थापित करने चाहिए जिससे कि बच्चों के घरों की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो। जिससे कि बच्चों के घर की दूरी ज़्यादा होगी तो बच्चों को आने जाने में सुविधा होगी और बच्चे विद्यालय से दूर हो जाएंगे, शिक्षा से भी वंचित हो जाएंगे। वर्तमान में भी विद्यालय स्थापित करने से पहले इस दूरी को ध्यान में रखकर ही विद्यालय की स्थापना की जाती है। दूसरा है शिक्षा का ढांचा 10+2+3। 1986 में इस ढांचे में भी परिवर्तन किया गया कि जो 10 वर्षों की जो शिक्षा है उन्हें पहले जो 5 वर्ष की शिक्षा है उनमें प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की शिक्षा में उच्च प्राथमिक शिक्षा और 2 वर्ष की में माध्यमिक शिक्षा की शिक्षा दी जाए। उसके पश्चात ही 2 वर्ष की 11वीं 12वीं की और 3 वर्ष की स्नातक स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्तमान में भी यही शिक्षा का ढांचा प्रचलित है जिसके द्वारा हम सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि जो स्नातक स्तर की शिक्षा है उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री और तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्तमान में भी हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा हो चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, सभी में दृश्य श्रव्य सामग्री और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्टर, OHP, स्मार्ट क्लासेस, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा भी करवाई जाती है और ऑफलाइन शिक्षा में भी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यह इन सभी बातों से आप सब परिचित है। तीसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के द्वारा शिक्षा से जोड़ा गया और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया 1986 के तहत कि 6 से जो 11 वर्ष तक के जो बालक है, बालिका है, उन्हें 1990 तक तथा 11 से जो 14 वर्ष तक के बालक बालिका है उन्हें 1995 तक शिक्षित कर देना चाहिए ताकि शिक्षा का जो यह लक्ष्य है वह पूरा हो जाए। चौथा इसमें बिंदु है कि माध्यमिक शिक्षा तक भाषा तकनीकी का ज्ञान देना चाहिए बालक को और नवोदय विद्यालय की भी स्थापना करनी चाहिए। इसमें यह बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा तक बालक को भाषा, पर्यावरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा, समाज उपयोगी उत्पादक शिक्षा जिसे SPW की शिक्षा कहते हैं, शारीरिक शिक्षा है, खेल कूद में प्रशिक्षण है आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्तमान में भी इन सभी की शिक्षा बालक को दी जाती है ताकि बालक समाज के साथ में रह कर के, समाज समूह में कार्य करके समाज की भावना के द्वारा राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सके। और शिक्षा नीति 1986 के तहत ही यह ध्यान दिया गया है कि बच्चों को तकनीकी या कंप्यूटर की भी शिक्षा देनी चाहिए और नवोदय विद्यालय की स्थापना भी करनी चाहिए। इसमें यह बताया गया कि जो पिछड़े बच्चे हैं, जो कि प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए और वर्तमान में भी नवोदय विद्यालय में बालक बालिका जो प्रतिभाशाली है वही पढ़ते हैं और उन्हें छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध होती है और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इसमें यह बताया गया कि बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का बालक को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देना चाहिए। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लाया गया जिसके तहत 2 पक्के कमरे होने चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए जिसमें 1 महिला शिक्षक होनी चाहिए और शौचालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, पेयजल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। यह सभी सुविधाएं बताई गई जिससे कि आप एक आदर्श विद्यालय को देख सकते हैं कि एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी को समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे कि शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हो सके। चौथा बिंदु है खुले विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करने के लिए खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की ओर भी 1986 में ध्यान दिया गया और सितंबर 1985 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। तत्पश्चात इसके बाद में अन्य देशों में, अन्य राज्यों में भी खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो बच्चे निरंतर विश्वविद्यालय जा करके अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते वो पत्राचार के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई पूरी करें और शिक्षा से जुड़े रहे।
और अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ोतरी करते रहे। छठा बिंदु है असमानता को दूर करने के लिए प्रयास करना। तो 1986 की शिक्षा नीति में असमानताओं को दूर करने के भी प्रयास किए गए। सबसे पहले विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया कि जो बालक सामान्य बालकों के साथ में विकलांग होने पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ में ही रह करके शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके लिए सरकार के द्वारा अलग विद्यालय स्थापित किए जाए और छात्रावास भी स्थापित किए जाए ताकि बालक शिक्षा प्राप्त कर सके। और विकलांगों को शिक्षा देने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि उनमें आत्मविश्वास और जीने की क्षमता का विकास करना, और जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। महिलाओं की शिक्षाओं पर भी जोर दिया गया, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा गया, उनके व्यवसायों से भी जोड़ा गया ताकि किसी भी प्रकार से महिला पुरुषों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चले और किसी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को पीड़ित न समझे। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के बालकों को भी शिक्षा से जोड़ा गया और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए इन्हें सरकार के द्वारा प्रलोभन भी दिए गए, जिनमें कि छात्रवृत्ति है, छात्रावास की सुविधा है, पुस्तकों की सुविधा है आदि। सातवां है प्रौढ़ शिक्षा। ऐसे महिला पुरुष जो कि 15 से 35 वर्ष तक के आयु के हैं, जो कि किसी कारणवश से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने सोचा कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो गाँवों में और दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जिसमें कि शिक्षित वर्ग और जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उन्होंने प्रौढ़ों को शिक्षा देने के कार्य किए। और टीवी में, रेडियो में भी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि प्रौढ़ों को भी शिक्षा प्राप्त कराए, वह लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। आठवां बिंदु है परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली। तो 1986 में परीक्षा प्रणाली पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसमें यह बताया गया कि परीक्षा वैध होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, सभी प्रकार से उत्तम होनी चाहिए, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए और इसमें बालकों को अंकों के आधार पर पास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बालकों को ग्रेड देने चाहिए और बालकों के आंतरिक मूल्यांकन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, बाहरी मूल्यांकन पर कम जोर देना चाहिए। इसे आप समझ सकते हैं सीसीई प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें कि सतत रूप से और व्यापक रूप से बालक का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यह बहुत ही अच्छी मूल्यांकन की प्रक्रिया भी है। नौवां, इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर ध्यान देना। शिक्षकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और उनके चयन प्रणाली पर भी ध्यान दिया गया कि शिक्षकों की चयन प्रणाली पर समय समय पर बदलाव किया जाना चाहिए और शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए और उनकी असमानता जो वेतन संबंधी है उन्हें दूर करना चाहिए। एक अखिल भारतीय समिति का भी गठन करना चाहिए जिसके द्वारा शिक्षकों को समय समय पर सम्मान भी किया जाए। तो वर्तमान में भी हम यह देखते हैं, अगर इस बिंदु को हम देखें चयन प्रक्रिया को, तो किसी भी स्तर का शिक्षक हो उसे उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उसे शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षक जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें भी उसे पात्रता परीक्षा भी प्राप्त करनी होती है और वेतन जो संबंधी समस्या है उसका भी समाधान किया जाता है। और जो शिक्षक अपने शिक्षण में नवीन तकनीकी के द्वारा बालक बालिकाओं को पढ़ाता है, कुछ नवाचार का उपयोग करता है, तो उसे प्रतिवर्ष जिला स्तर पर भी सम्मानित किया जाता है। 10वां बिंदु है शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन। तो हम यह देखते हैं इस बिंदु के अंतर्गत कि जो प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य डाइट करती है जिला स्तर पर, और जो माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक है उनको भी प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन किया जाता है और यह भी ध्यान दिया गया कि जो सेवाकालीन प्रशिक्षण जो शिक्षक है उन्हें भी दिए जाए। तो वर्तमान में भी हम यह देखते हैं कि जिला स्तर पर जो प्राथमिक जो शिक्षक है उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य
डाइट ही करती है। और जो माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक है उनकी जो प्रशिक्षण देने का कार्य है जो भी राज्य स्तर पर राज्य सरकार करती है। और जो सेवाकालीन शिक्षक है उन्हें भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उनकी शिक्षण विधियों में भी सुधार हो और उनकी शिक्षणों की शिक्षण शैली में भी गुणवत्तापूर्वक सुधार आते रहे। चाहे गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, सेमिनार के माध्यम से ट्रेनिंग सत्रों के दौरान उन्हें भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 11वां बिंदु है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सलाहकार मंडल शिक्षा की गतिविधियों को संचालित करेगा, निर्मित करेगा। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा की गतिविधियों को देखेगा, उसे निर्मित करेगा। और जिला स्तर पर शिक्षा की गतिविधियों को कहाँ तक वो क्रियान्वित हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है, कौन सी नीति में क्या बदलाव करना है, क्या सुधार करना है, यह सभी देखने का कार्य डाइट करता है। 12वां बिंदु यह है कि भारतीय आय का बजट में कितना प्रतिशत व्यय शिक्षा पर व्यतीत करना चाहिए। तो 1988 की जो शिक्षा नीति है उसमें यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय आय का बजट के दौरान 6% से अधिक भाग केंद्रीय सरकार व्यय करेगी। लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में यह तय किया गया कि राष्ट्रीय आय का 10% भाग केंद्रीय सरकार और 30% भाग बजट का राज्य सरकार व्यय करेगी, जिससे कि शिक्षा से संबंधित नीतियों को बनाने में, उन्हें पुनर्स्थापित करने में और निर्मित करने पर प्रयोग में लाया जा सके। 13वां बिंदु है कि जो शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई है, जो नीतियां, वह कहाँ तक सफल हुई है और कहाँ तक असफल हुई है, उसकी भी समीक्षा करना जरूरी है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में यह समीक्षा की जाएगी। 7 मई 1990 में राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उस समिति ने 26 सितंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसकी नीतियां कहाँ तक सफल रही है और कहाँ तक असफल। इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्तावों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।